जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठंड में स्मार्ट स्टडी रजाई में बैठे भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर पीसीएस फन पटना वाला पर। मैं अनिल सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। लगभग 10-12 दिन मेरा गैप रहा इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कुछ इश्यूज आ गया था। आप सबको अवगत होगा कि वह मेरे फादर को थोड़ा स्वास्थ्य इशू है। अब इस सिलसिले में हमने घर जा चुके थे और पुनः फिर प्रयागराज की धरती पर उपस्थित हो चुके हैं। अब डेली क्लासेस टारगेट यूपी पुलिस एंड आरओ व वनडे एग्जाम्स के टारगेट करते हुए क्लासेस लगातार आएंगी। करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो, हिस्ट्री की बात किया जाए तो, पॉलिटी की बात किया जाए तो, एंड साइंस बायोलॉजी की बात किया जाए तो। चलिए धमाल मचाते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि 3 जनवरी से लेकर और आज हो गया 14 जनवरी 2023 के बजाय 2024 आ गया। और आज के सेशन में बात करेंगे हम फाइनेंशियल एक्ट के माध्यम से कि क्या किस प्रकार से भारत के 15वें के बाद अब क्या हुआ, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बोले तो प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है। ये बातें चल रही हैं हमारे इस सुर्खियों में। क्वेश्चन बन रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं अरविंद पनगड़िया साहब बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। डन हो गया। इसके बाद हम लगे हाथ हम ये देखने के प्रयास करेंगे कि वित्त आयोग की स्थापना कब होती है और इसके स्थापना के पीछे क्या केसी नियोगी जी का योगदान रहता है। क्या बहुत ही अच्छा देखा जाए तो जो सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद, रिपब्लिक हो जाने के बाद 1951 में इसकी स्थापना होती है। 1951 में केसी नियोगी के नेतृत्व में होता है। आज के फंडा में बात करेंगे कि भैया वित्त आयोग जो होता है क्या संविधान में इसे अंकित किया गया है, क्या संविधान के आर्टिकल में, क्या पेज नंबर में इसे दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो कहिएगा कि राइट दिया गया है। वित्त आयोग की जब बात करता है तो वित्त से रिलेटेड कहता है कि 280 आर्टिकल के तहत यह वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। लेकिन क्वेश्चन डबलिया के क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमाकर पूछ सकता है कि 2023 के दौरान 15वें वित्त आयोग कौन थे। तो सीधी बात नो बकवास में कहिएगा कि 15वें पूछे तो हमारे एनके साहब जो थे, एनके सिंह साहब थे। क्या तो 15वें वित्त आयोग। एक क्वेश्चन से हमने देखा कि कई क्वेश्चन बन गया। चलिए अब हम देखते हैं लगे हाथ कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया जाता है। हम सब युवा जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भारत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यूएनओ के द्वारा हम देखते हैं भारत में मनाने की शुरुआत 1984 में हो जाता है। 1984 के दशक में इनकी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत हो जाती है, जो हम जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 में। कब? तो आप राइट डाउन करते जाइएगा, यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। ये हो जाएगा 1951 हो गया वित्त आयोग की स्थापना। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राष्ट्रीय युवा दिवस को, जो कि कहता है कि 12 जनवरी 1863 को एक व्यक्ति का जन्म होता है जो देश के कर्णधार माने जाते हैं। देश के हमारे यह युवा शक्ति के दिलों में बसने वाले, राज करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को हम जानते हैं कि विवेकानंद जी का जन्म बेलूर में होता है। जब
12 जनवरी 1863 को, और 1863 के बाद इनके दशक का वह उजागर समय आता है, जो 30 साल के बाद 1893 में 1893 में होता है विश्व हिंदू महासभा का आयोजन। और हिंदू महासभा का आयोजन होता है यूएसए के शिकागो में, और शिकागो में होता है। कब होता है तो आपको अवगत होगा कि 11 सितंबर का दिन रहता है 1893 के दशक में। यह विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात अपनी रखते हैं, विश्व पूरा दुनिया वैश्विक स्तर पर भारत को लोहा मान लिया जाता है। और इसी के एवज में हम देखते हैं कि युवाओं को जोश भरने वाले, एक स्टेटमेंट देने वाले ये हमेशा बताते रहते हैं कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य को प्राप्ति न करे तब तक रुको मत। ये बात हर युवा को अपने दिलों और दिमाग में आग की तरह जलता दिखता है कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न करो तब तक रुको नहीं। यही थे युवा, हमारे दिलों में राज करने वाले स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन 4 जुलाई 1902 के समय आता है, बेलूर मठ में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जब 1897 में करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 1902 के दशक में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत ही समस्याओं से घिर चुके थे। स्वामी विवेकानंद बहुत ही रोगों से घिर चुके थे, जिसके एवज में देखते हैं कि 1902 को यह दुनिया को छोड़ अपनी मिसाल की पहचान छाप छोड़कर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रामलला दर्शन योजना की प्रारंभ किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो ये सब आपको राइट डाउन करने की बात होगा। सीएच बोले तो छत्तीसगढ़ विष्णुदेव सहाय होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम, और छत्तीसगढ़ में होता है चुनाव और बुरी तरह से हारती है कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पे देखते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना की बात किया जाए 1980 में होता है, 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी आती है, और आज के दशक में देखते हैं कि अपनी छाप किस प्रकार से छोड़ रही है। और कल्पना करने की बात आए तो अलग से टिप्पणी किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय देखा जाए तो रामलला दर्शन योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय जी ने कर दिया है कि रामलला की दर्शन किस प्रकार से छत्तीसगढ़ टू अयोध्या होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है ना, ब्रिक्स संगठन है ना दोस्त, ब्रिक्स संगठन के किस ऐसा देश रहा कि वह इनसे जुदा हो चुका है, अलग हो चुका है, अलग हुआ है, अस से नाम हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अलग हो गया, किससे अलग होगा? ब्रिक्स से। जैसे कहा जाता है बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यह देखा जाए 5 देशों का ग्रुप संगठन है जो आपस में व्यापार, हर एक्टिविटी साझा करता रहता है, और इसी से जुदा हो जाता है अर्जेंटीना। अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम, स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम, जिसकी किसने लॉन्च किया है, बात कर रहा है किसने लॉन्च किया है, कितना मीटर दूरी पर यह रेंज है, और साथ ही साथ बड़ी खासियत की बात पूछा जाए तो इसका वजन कितना है, देखते हैं। कहता है कि असाल्ट राइफल ने तो भैया डीआरडीओ ने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। वही डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में होता है। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जबकि बात किया जाए इसके निदेशक डॉक्टर समीर एस कामत साहब यहाँ के इसके निदेशक हैं। बात किया जाए तो डीआरडीओ के इन्होंने 4 केजी वजन का एक राइफल बनाया है, जो कि आसानी से 500 मीटर दूरी को यह आसानी से क्या कर सकता है, टारगेट कर चुका है, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, भेज सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही ललन टफ क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कौन सा देश
बन चुका है भैया। अपने आप में यह सोना है। क्या है? GOLD, गोल्ड है। गोल्ड माने सोना होता है। लाइट इसी समय कट जाता है, तो फिर देखते हैं, अभी लाइट का इंतजार करते हैं। तो लाइट फाइनली आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं, जो कि कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक वाला देशों में शामिल हो चुका है। अगर पहले स्थान पर आता है तो वह है भारत। वह है भारत, जो कि विश्व में सबसे पहला बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली अगर महिला बनी है, तो हम देखते हैं फ्रांसुआ बनी है, जो कि फ्रांसुआ वेटन कार फ्रांसुआ फ्रांसुआ बेटन कार वेनकाट फ्रांसुआ वेनकाट बनी है 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला। और यह देखा जाए तो यह फ्रांस की रहने वाली है। इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी के अनुसार इंडियन स्पेस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुफिया हमको रिपोर्ट मिलती है, और कहा जाता है कि 5 साल में कितना सैटेलाइट बोले तो उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन करेगा? तो इसरो करेगा। तो यह खुफिया एजेंसी के द्वारा यह मिला है जानकारी हमें कि 50 उपग्रह 50 सैटेलाइट यह लॉन्च करेगा इसरो। किसके लिए? इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो यह कार्य करेगा इसरो। बात किया जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। इसकी हेडक्वार्टर कर्नाटक की कैपिटल्स बेंगलुरु में स्थित है। इसके प्रमुख की बात किया जाए तो वह हैं एस सोमनाथ जी इसके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लखवीर सिंह संधू घोषित हुआ है। लखवीर सिंह संधू घोषित हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। यह एक्ट 1967 अधिनियम के अकॉर्डिंग्स यह लखवीर सिंह संधू जो है आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। आतंकवाद घोषित कर दिया गया है आतंकवादी, इसलिए कि यह भारत विरोधी कार्य कर रहा था। यह एडीए के तहत धारा 15 के अकॉर्डिंग यह आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। जो कि जम्मू और कश्मीर में देखा जाए तो यह आतंकवाद फैलाने का कार्य कर रहा था। कहता है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? अनीश दयाल सिंह के नाम से जाने जाते प्रमुख ही इसके बनाए गए हैं। अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व
पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के निदेशक के रूप में बना दिया गया है। चलिए आज के हम सेशन में भी बात करेंगे ब्रेन बूस्टर डोज के जो जीएस के पोर्शन होगा। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अकॉर्डिंग्स आईएलओ के द्वारा 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या होगी। साथ ही साथ आप बताने का प्रयास करिएगा कि 2023 में इसकी दरें क्या थी, 2023 में इसकी दरें क्या थी और 2024 में इसकी दरें क्या बनी हैं। तो बात करते हैं हम कि 2023 में देखा जाए 5.1% था, जो कि वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में 5.2 पर पहुंच चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कहता है यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीत रखा है, किसने जीत रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनाइटेड कप टेनिस खिताब 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने जीता है, और जर्मनी जीता है विजेता के रूप में बना है। लेकिन किसको हरा के, तो उप विजेता के रूप में देखा जाए तो, उप विजेता के रूप में देखा जाए तो यह पोलैंड को हराकर, पोलैंड को हराकर यह यूनाइटेड कप खिताब अपने नाम किया जर्मनी ने। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑस्टिन प्रोब ईपी सैटेलाइट बोले तो उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह ऑस्टिन के नाम से लॉन्च करने वाला कोई और देश नहीं, चीन की यह द्वारा, चीन के द्वारा यह लॉन्च किया गया। ऑस्टिन के नाम पर यह रखा गया है सैटेलाइट का नाम, जिसका नाम रखा गया है ऑस्टिन प्रोब। अगला पॉइंट्स हम देखते हैं जो कि बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस बनाता है। 1.5 टन का यह सैटेलाइट है, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नन्हार सेवा सेतु किस स्टेट में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। यह है महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन में किया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेन बूस्टर डोज का 10वां सेशन में, जिसमें हम बातें करेंगे महत्वपूर्ण जीएस पर्सन को। कहता है कि वास्को डी गामा भारत आया, लेकिन दोबारा फिर कब आया, यह क्वेश्चन अपने आप में रखता है। तो वास्को डी गामा देखते हैं कि पहले तो आता है दोबारा 1502 ईस्वी, लेकिन पहले बार 1498 में आप जानते हैं ऑलरेडी, जून 1498 में आता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया, तो यह 1510 में कर लिया जाता है। ठीक है, कहता है कि 1857 के विद्रोह इलाहाबाद का नेतृत्व अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के तरफ कौन कर रहा था, जो खात्मा करने के लिए, और विद्रोहियों के द्वारा कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, इसको आगे बढ़ाने के लिए। दो को क्वेश्चन बनेगा। तो लियाकत अली नाम से व्यक्ति, लियाकत अली के नाम से व्यक्ति इसका नेतृत्व करता है इलाहाबाद का, जबकि कुचलने का कार्य जनरल नील करता है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है। आर्य समाज की स्थापना हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं, जो कि 1800 कब, तो 7 अप्रैल 1875 को, 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, स्पेस नहीं है, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। इनका नाम मूल शंकर नाम था, इनका असली नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट कहते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, तो 30 अगस्त 1828 में
पंडित राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया जाता है। जो राजा की उपाधि देखा जाए तो सेकेंड अकबर ने दिया था। अहोम विद्रोह कब होता है? तो अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 1833 ईस्वी के दशक में होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो 1784 में विलियम्स जोन्स ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया जाता है। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस की उनके गुरुजी थे और इन्हीं के नाम पर इसने एक मिशन का स्थापना किया जिसका नाम रहता है रामकृष्ण मिशन। स्थापना करते हैं। मोपला विद्रोह कब होता है? मोपला विद्रोह यह केरल के क्षेत्र में 1921 ईस्वी में केरल के क्षेत्र में केरल के मालाबार क्षेत्र में इसकी अहोम विद्रोह होता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो देखा जाए पॉलिटी के भाग पहले से आता है। कहता है कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या होता है? आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? तो कहा जाता है संघ और उसका राज क्षेत्र। संघ और उसका राज क्षेत्र, यानी कि 28 स्टेट और 28 स्टेट के बाद 8 यूटी की चर्चा आर्टिकल फर्स्ट में किया गया है। दूसरा में कहता है कि नए राज्यों का, नए स्टेट का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 3 में कहता है कि राज्यों के सीमा में परिवर्तन, राज्यों के बॉर्डर में, सीमा में परिवर्तन करना यह संसद का कार्य है और साधारण विधेयक से यह संसद पास हो जाती है। यह साधारण विधेयक से यह क्या होता है कि यह विधेयक पास हो जाती है। जबकि 4 कहता है कि 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जब बातें आती हैं संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर 4 में दिया है। तो कहते हैं, क्वेश्चन उठता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में निहित होगा भाई? तब तो संविधान संशोधन यह 368 आर्टिकल में निहित किया गया है, जो यह भाग देखते हैं 20 में निहित है। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हूँ कि यह आज सेशन आपका बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगा भी होगा, क्योंकि कंटेंट लेकर बहुत इंपॉर्टेंट्स लेकर आए थे। नेक्स्ट मिलते हैं हम हिस्ट्री के क्लास में, जो लेक्चर नंबर 4 होगा, 5 होगा, जो भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।